हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 2, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर सीखा था। उसमें आप मिसलेनियस के साथ हमने सब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हुए। अब ये सेकंड चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका एक पार्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में पहले इसे पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस क्या होती है ये पहले हम जान लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन रूल। किसी रूल के साथ हम जब सेट ऑफ नंबर्स बनाते हैं, जब एक के बाद एक नंबर लिखते हैं तो उन नंबर्स में कुछ सर्टेन रूल फॉलो होता है। That type of set of numbers is said to be sequence. For example, हम कह सकते हैं कि suppose 1, 4, 7, 10 and so on. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि हर नंबर में 3 का डिफरेंस है, तो इसके बाद क्या आने वाला है हम बता सकते हैं। इट मीन्स there is some certain rule in each of pair of that numbers. Also, if you write it as 1, 2, 4, 8, 16, 32 and so on, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 1 into 2 किया तो 2 आया, 2 into 2 किया तो 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 and so on। यानी इसके आगे आने वाला नंबर 64 हो सकता है, ये हम डेफिनेटली बता सकते हैं। मींस इट फॉलोज सम सर्टेन रूल, दैट्स व्हाई सच सेट ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 एंड सो ऑन। इसमें भी देखा जाए तो इसके आगे क्या नंबर आने वाला है हम इजीली बता सकते हैं। जैसे 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, यानी इसके आगे वाला आने वाला नंबर है 1/19 एंड सो ऑन। यानी such type of numbers, set of numbers are said to be sequence। इनको सीक्वेंस कहा जाता है। इसमें जो ये नंबर्स है पर्टिकुलर, दे आर सेड टू बी नंबर्स इन सीक्वेंस are known as terms of the sequence। That is, we can say that T1, T2, T3 and so on। Similarly, sometimes they are denoted by capital T1, capital T2, capital T3 and so on। ये नोटेशंस है टू रिप्रेजेंट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस के टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन हम यूज करने वाले हैं। तो इसकी जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस is always denoted by Tn। So therefore we can say that T1, T2, T3 and so on up to Tn is said to be sequence। इसको हम sequence कहेंगे। With some particular relation between T1, T2, T3 and so on। हर पेयर में कुछ certain relation चाहिए या certain rule चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये sequence बन गई है। समझ में आ रहा है आपको? इसी में कोई भी सीक्वेंस के लिए sum of n terms is denoted by Sn। ये याद रखना है। किसी भी सीक्वेंस के लिए sum of n terms करते हैं तो Sn से डिनोट करते हैं। Sn means sum of first n terms of the sequence। पहले जैसे Sn, that is Sn is nothing but equal to T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn। अगर हम इसके पहले की टर्म अगर देखें, समझो ये लास्ट टर्म Tn है,
लास्ट टर्म अगर tn है ऐसा कंसीडर किया तो इसके पहले वाली टर्म होगी tn-1, वैसे ही इसके पहले की टर्म आएगी tn-2, उसके पहले की टर्म आएगी tn-3, यानी सीक्वेंस की टर्म्स हमें ऐसे भी और ऐसे भी दिखाने आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं Sn-1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट n माइनस टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हो, आप आगे जो भी सीक्वेंस सीखने जा रहे हैं इसके लिए ये ट्रू है। तो Sn-1 को लिखेंगे हम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन अप टू tn-1 आएगा, सिर्फ ये टर्म नहीं आएगी उसमें। तो देखिए जब हम यहां पे Sn-1 करते हैं तो क्या मिलता है? Sn-1। अगर Sn में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो t1 कैंसिल हो जाएगा, t2 कैंसिल हो जाएगा, t3 कैंसिल हो जाएगा, ये tn-1 और tn-1 कैंसिल रहेगा सिर्फ tn, यानी इज इक्वल टू tn। तो ये tn इज इक्वल टू Sn-1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ये किसी भी सीक्वेंस के लिए आगे चल के आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हो, किसी भी प्रोग्रेशन के लिए या किसी भी टाइप के सीक्वेंस के लिए tn का ये फॉर्मूला, अगर Sn दिया है तो उसपे से tn निकालने के लिए फॉर्मूला tn इज इक्वल टू Sn-1। ये AP के लिए भी सेम है, GP के लिए भी सेम है, सभी टर्म्स के लिए सेम, सभी सीक्वेंस के लिए। तो ये पहला फॉर्मूला याद रखना है। अब सीक्वेंस में दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरी होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस यानी अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, सीक्वेंस इज लाइक t1, t2, t3 and so on up to tn for some positive n. N belongs to some particular, for some positive n, positive इंटीजर n, ऐसा कहेंगे हम। यानी ये वाली कहीं ना कहीं खत्म होने वाली सीरीज है, सीक्वेंस है, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ऐसा लिखा कि 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, तो ये 100 को खत्म होने वाली है, यानी इसमें जो टर्म्स है काउंटेबल टर्म्स है, and that's why this series is said to be finite series। जिसकी nth टर्म हमें पता होती है उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिसका एंड पता नहीं है, लाइक t1 t2 t3 एंड सो ऑन अप टू tn एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होता, आगे ही चलते जाता है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी एंड नहीं है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने हैं ये काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आया आपको? सीक्वेंस किसे कहना है? सम ऑफ n टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं? Sn से डिनोट करते हैं। और tn, अगर Sn से tn निकालना है तो पहला फॉर्मूला tn इज इक्वल टू Sn-1। और फाइनाइट सीरीज क्या है और इनफाइनाइट सीरीज क्या है, आगे हम सीखते हैं अब वन बाय वन सीक्वेंसेस। पहले सीखेंगे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करने वाला हूं क्योंकि ये पार्ट 10th स्टैंडर्ड में हुआ है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस जो हमने सीखी थी 10th स्टैंडर्ड में। इन अ सीक्वेंस, इफ the difference between any term and its previous term, that is tn plus 1 minus tn, tn plus 1 की पहली टर्म होगी tn, ये डिफरेंस
अगर कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी इसमें क्या है, कोई भी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म, इसका डिफरेंस अगर सेम है तो दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि सपोज 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। जैसे कि 13, 9, 5, 1, -3, -7 and so on. This is also, इसमें भी डिफरेंस 9 - 13 किया तो -4, 5 - 9 किया -4, 1 - 5 किया -4। डिफरेंस चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म, इनका डिफरेंस जब कांस्टेंट रहता है, दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी AP. First term of AP, first term of AP is denoted by T1 or A. T1 और A, ये A नोटेशन हम ज्यादा यूज करते हैं। A नोटेशन याद रखना है। फर्स्ट टर्म दैट इज T1 is denoted by A and common difference Tn plus 1 minus Tn is denoted by D. D से डिनोट करते हैं। therefore हम D को लिखते हैं Tn plus 1 minus Tn. In some books, it is also written as D is equal to Tn minus Tn minus 1. आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। D is equal to Tn plus 1 minus Tn या D is equal to Tn minus Tn minus 1, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपने पहले ही से सीखा हुआ है। Therefore, general AP can be written as A as a first term, A plus D means second term, A plus 2D is third term, A plus 3D is fourth term and so on. Generally, AP is written in this form. जब भी आपको कोई सीक्वेंस A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on ऐसे लिखी गई है तो उसे हम कहेंगे AP। और अब हमें अगर इसकी nth टर्म फाइंड आउट करना है, therefore nth term of AP is given by it is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला है टू रिप्रेजेंट nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये सेकंड फॉर्मूला आपके इस चैप्टर का, Tn is equal to A plus n minus 1 into D and it is for AP, ये याद रखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ही ये फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट टर्म को हमने T1 को लिखा A, यानी इट कैन बी रिटन एज A plus 0D। T2 को लिखा है हमने A plus D, तो इसको लिख सकते हैं A plus 2 minus 1 into D। T3 को लिख सकते हैं हम A plus 2D, थर्ड टर्म दैट इज A plus 3 minus 1 into D। और ऐसे करते करते जब Tn हम लिखेंगे तो ये A plus n minus 1 into D रहेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर आप याद रखिए तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद रहेगा। ओके, इसके बाद हमने सीखा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ये मैं डायरेक्टली आपको रिवाइज कर रहा हूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Sn is equal to n by 2 into bracket 2A plus n minus 1 into D। ये फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। इसी फॉर्मूले को हम
थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। Sn is equal to n by 2 into bracket T1 plus Tn, ऐसा भी लिखा जाता है। Sn is equal to n by 2 into bracket T1 plus, यानी इस 2a को अगर हम a plus a ऐसे लिखते हैं तो पहला a यानी हो गई T1 और a plus n minus 1 into d यानी हो गया Tn, where n means we can say that number of total terms, यानी जितने टर्म्स की हमें एडिशन निकालनी है, समझो 15, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो S15 कहेंगे, यानी n की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, इसमें a जो रिप्रेजेंट किया है, a इज फर्स्ट टर्म, जो सेकेंड फॉर्मूले में T1 रिप्रेजेंट करता है, d यानी कॉमन डिफरेंस, और इसमें Tn यानी लास्ट टर्म, इसको कहीं कहीं L भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यही फॉर्मूला आप n by 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हो, जहां पे L यानी क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। शायद 10th में आपने इसको n by 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l ऐसा भी यूज किया होगा। तो ये सभी नोटेशंस आपको याद रखनी है। Sn is equal to n by 2 into bracket T1 plus Tn, और Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, और Sn is equal to n by 2 into a plus l। सभी का मीनिंग सेम है। और एक चीज हमने इसमें सीखी थी, जिसमें हमने एपी के एग्जाम्पल सॉल्व करते समय अगर हमें कंसिडरेशन करना है तो सुटेबल कंसिडरेशन जो है, ये याद रखना है, सुटेबल कंसिडरेशन फॉर टर्म्स इन एपी, क्या क्या सीखा था हमने। अगर 3 टर्म्स कंसिडर करने हैं हमें, तो 3 टर्म्स किए थे हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी। जैसे हमने ये वाले कुछ क्वेश्चंस एंगल्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सीखे भी है कि if angles of the triangle are in AP and first angle is largest angle is twice the smallest angle, then find that angles। ऐसे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे, तब एंगल कंसीडर करते समय हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी ऐसे कंसीडर किए थे। जब 4 टर्म्स इन AP कंसीडर करना है, 4 टर्म्स इन AP, तो इनको कंसीडर करते समय आपको हमेशा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a plus 3d ऐसे कंसिडर करने हैं। These are nothing but 4 terms in AP। और अगर 5 terms कंसिडर करने हैं, तो 5 terms के लिए याद रखो, जब भी हम कंसिडर करते हैं 5 terms in AP that are a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। अब इस सीक्वेंस से आपको समझ में आएगा, अगर 5 की जगह पे 6 टर्म्स आए तो वो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d ऐसे कंसिडर करना। 7 टर्म्स आ गया तो a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे कंसिडर करो। तो आपको ये इससे एक अंदाजा आ सकता है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कंसिडर करने हैं तो कैसे कंसिडर करने हैं, टू सॉल्व द एग्जांपल सिंपली इन सिंपल वे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लो। अब हम एपी के कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं। लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। If T1, T2, T3 and so on, Tn and so on is an AP, then T1 plus K, T2 plus K, T3 plus K and so on, Tn plus K is also an AP। यानी if a constant number K is added to each term of an AP, AP के हर टर्म में अगर एक आधा कांस्टेंट टर्म K हम ऐड करते हैं
तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी, वो एपी ही रहती है। उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज कंसिडर एन एपी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इस एपी को कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने अगर इसमें समझो ऐसा कंसिडर किया कि एड 13 टू ईच टर्म, इसके हर एक टर्म में 13, एडिंग 13 टू ईच टर्म, एडिंग 13 टू ईच टर्म। आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। अगर 13 ऐड किया तो क्या होगा, ये होगा 13 प्लस 1 14, ये होगा 13 प्लस 3 16, फिर ये आएगा 18, ये आएगा 20, ये फिर 22 एंड सो ऑन। मींस अब देखिए ये भी क्या हो गई, सीक्वेंस विथ द सेम कॉमन डिफरेंस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हो गई, कॉमन डिफरेंस वही रह गया। तो ये भी है एपी और ये भी है एपी, दोनों भी एपी है। समझ में आ रहा है आपको? यानी यहां पे अपनी पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी एपी के हर टर्म में अगर एक आधा कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग जो आने वाली रिजल्ट है, जो सीक्वेंस है, इट इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली k into t2, if t1 t2 t3 and so on up to tn is an ap, then kt1 kt2 k into t3 and so on k into tn and so on is also an ap, where k is non-zero number. यानी if each term of an ap is multiplied by a non-zero number k, then the resulting sequence is an ap. यानी कोई भी सीक्वेंस हम कंसीडर करते हैं जैसे 2 5 8 11 एंड सो ऑन, ये क्या है, एपी है। अगर हमने कंसीडर किया कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 15 24 33 एंड सो ऑन। देखिए इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 9 आएगा, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 9 आएगा, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 9 आएगा। 15 minus 6 9, 24 minus 15 9, 33 minus 24 9 means it is also AP। ये भी हो गई AP if we multiply it by 3, यानी AP के हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होती है। इसका कॉमन डिफरेंस 3 का है, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस 9 का आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से हमें ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आती है कि if each term of arithmetic progression is multiplied by some non-zero constant k, then that resulting sequence is also arithmetic progression। समझ में आया? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप नोट कर लो। हम अब इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विच इज न्यू फॉर यू। Now the second part is geometric progression. Which type of sequence is said to be geometric progression? Look at this. In a sequence, if ratio of any term with its previous term, that is tn plus 1 upon t, किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ जो रेशियो है is constant, then the sequence is called geometric progression। यानी रेशियो कांस्टेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 3 9 27 एंड सो ऑन। जैसे कि 3 अपॉन 1 किया तो 3 आता है, 9 अपॉन 3 किया तो 3 आता है, 27 अपॉन 9 किया तो 3 आता है। यानी ये जो रेशियो है 3 और 1 का, 9 और 3 का, 27 9 का सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ जीपी। ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। या ऐसा हो सकता है ये 3/2 3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 24 एंड सो 3/2 into 2, यानी इसका जो रेशियो है 3/3/2 is nothing but 2, 6/3 is 2, 12/6 is 2, यानी रेशियो ऑफ ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स विद इट्स प्रीवियस टर्म, किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट,
hence it is said to be geometric progression. These are the examples of geometric progression. ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म T1 of GP is denoted by A, इसको भी A से डिनोट किया जाता है. एंड कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस नहीं, यहां पे कॉमन रेशियो Tn प्लस 1 अपॉन Tn इज डिनोटेड बाय R, इसे R से डिनोट किया जाता है. देयरफॉर हम R इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं Tn प्लस 1 अपॉन Tn. इट इज फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो निकालने के फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल टू Tn प्लस 1 अपॉन Tn. समझ में आ रहा है आपको? नाउ जनरल, therefore a sequence, a geometric progression, a GP can be written as A as first term into R, that is second term AR into R करेंगे और तो AR square, that is the third term, AR cube, that is fourth term, and so on. ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी जीपी. तो जीपी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं. जैसे एपी को लिखते समय ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन लिखा है, वैसे जीपी को लिखते समय ए आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो ए आर अपॉन ए इज डिनोटेड बाय आर. तो पहली टर्म अगर ए है तो उसको आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर बन गया, उसको आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. यानी यहां पर अगर हम देखते हैं तो T1 can be written as A, T2 can be written as A into R. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A into R raised to 2 minus 1. R का पावर यहां पे 1 होता है. जैसे T3 थर्ड टर्म क्या है, AR स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम A into R raised to 3 minus 1. T4 क्या है, AR क्यूब है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A into R raised to 4 minus 1. एंड सो ऑन. अगर हम Tn लिखेंगे तो ये आएगा A इंटू आर रेज टू n माइनस 1. दिस इज नथिंग बट nth टर्म ऑफ जीपी. क्या है ये? इट इज nth टर्म ऑफ जीपी. जीपी की nth टर्म. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी. Tn is equal to A into R raised to n minus 1, और R फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है Tn plus 1 अपॉन Tn. समझ में आ रहा है आपको? तो इसको नोट करो. चलो आगे चलते हैं. After that, properties of GP. If T1, T2, T3 and so on up to Tn is GP, then the first one is 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 and so on up to 1 by Tn is also GP. Means the reciprocals of the terms of GP also form a GP. यानी कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये GP है, तो हम कहते हैं कि 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 ये भी एक GP है. ये अगर GP है तो then it is also GP. is also GP, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो आएगा 2, इनका कॉमन रेशियो आएगा 1/2. ठीक है, फर्स्ट टर्म इसकी A है, इसकी फर्स्ट टर्म 1/A है. दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इफ T1, T2, T3 एंड सो ऑन अप टू Tn इज अ GP, देन K into T1, K into T2, K into T3 एंड सो ऑन अप टू K into Tn इज आल्सो GP. यानी GP के हर एक टर्म को अगर हमने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है दैट इज आल्सो जीपी. जैसे यही एग्जांपल लिया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सपोज मल्टीप्लाई बाय 3, देन व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट इट एज 6, 12, 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 3 से मल्टीप्लाई किया 48 एंड सो ऑन. ये भी जीपी हो गए. 6 2 12, 12 2 24, 12 24 2 48 एंड सो ऑन. इसका भी कॉमन रेशियो 2 ही है, इसका भी कॉमन रेशियो 2 ही है. ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है तो इसका फर्स्ट टर्म 6 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म सिर्फ. और थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर
जीपी के हर एक टर्म के जीपी के हर एक टर्म के हम सेम पावर्स लेते हैं तो तैयार होने वाली सीक्वेंस और जीपी होती है। जैसे कि हमने इसी का अगर फोर्थ पावर लिया समझो या फिफ्थ पावर लिया, जो भी है, इसको 2^5, 4^5, 8^5, 16^5 ये किया तो ये भी एक जीपी है। अगर चेक करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4^5/2^5 यानी ये आएगा 4/2^5 मीन्स इट इज 2^5। अगर हम ये दोनों का रेशियो देखेंगे 8^5/4^5 तो ये भी आएगा 8/4 यानी इट इज ऑल्सो 2^5। यानी अगर हम किसी भी जीपी के हर टर्म का सेम पावर लेते हैं तो तैयार होने वाली जो सीक्वेंस है ये भी क्या होती है, जीपी होती है। तो यहां पे हमने 3 प्रॉपर्टीज सीखे। एक पहली प्रॉपर्टी जो है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी आल्सो फॉर्म्स अ जीपी if you multiply each term of GP by some constant k where k is non-zero then the resulting sequence is also AP। और अगर हर टर्म के t1 t2 3t and so on tn इसके हर टर्म का अगर पावर कोई भी कांस्टेंट पावर लेते हैं हम तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन जीपी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप नोट कर लो। अब इसमें हम देखते हैं व्हाट इज द सुटेबल कंसिडरेशन फॉर जीपी। जीपी के लिए सुटेबल कंसिडरेशन क्या होता है? सुटेबल कंसिडरेशन फॉर टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के जो टर्म्स है उसको, जैसे हमने एपी के लिए कुछ सुटेबल कंसिडरेशन लिए थे, जैसे एपी के लिए हमने 3 टर्म्स लिए थे, 3 टर्म्स ऑफ एपी एज a माइनस डी, ए और a प्लस डी। वैसे 3 टर्म्स कंसिडर करने हमें a/r, a और ar जिनका कॉमन रेशियो सेम। याद रखो जीपी के 3 टर्म्स जब भी आपको कंसिडर करना है that must be considered as a/r, a and ar because this consideration help us to solve the example very simple way, in a very simple way। ये सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इजी करना है, इसलिए ये कंसिडरेशन याद रखना है। सेकेंड, 4 टर्म्स ऑफ जीपी अगर आपको कंसिडर करना है, जीपी के 4 टर्म्स, तो इसको कंसिडर करेंगे a/r³, a/r, ar और ar³। ये ऐसे कंसिडर करने हैं। 4 टर्म्स ऑफ जीपी कैन बी कंसिडर इन दिस वे, a/r³, ar, और ar³। अगर 5 टर्म्स कंसिडर करने हैं तो 5 टर्म्स ऑफ जीपी दे आर कंसिडर्ड एज a/r², a/r, ar and ar²। क्यों? तो इस एग्जांपल्स में मैक्सिमम टाइम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जैसे हमने एपी के क्वेश्चन सीखे थे तो उसमें सम ऑफ ऑल नंबर्स ये एक कंडीशन दी हुई रहती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, वैसे इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है। जब भी प्रोडक्ट दिया है, इनका प्रोडक्ट दिया है तो आर डायरेक्टली कैंसिल होता है और ए की वैल्यू हमें इमीडिएटली मिलती है। इसलिए हम जीपी में कंसिडरेशन ये सुटेबल कंसिडरेशन यूज करते हैं। तो हमने इस जीपी में अभी तक क्या क्या सीखा कि कॉमन रेशियो r इज गिवन बाय tn+1/tn, nth term of gp is given by a into r⁻n−1। 3 प्रॉपर्टीज और ये सुटेबल कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसके आधार पर हम अब फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। Now check for first question. Check whether the following sequences are GP. If so, write TN. इंस्ट्रक्शन है पहले क्वेश्चन का कि हमें चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो जीपी है क्या।
अब ये जीपी है क्या, ये चेक करने के लिए हमारे को उनका कॉमन रेशियो कांस्टेंट है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। रेशियो कांस्टेंट है क्या, हर टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म के साथ का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में आपको दिया है, फर्स्ट सीक्वेंस दिया है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। तो हम चेक करेंगे 6/2 इज इक्वल टू 3, 18/6 is equal to 3, 54/18, 18 3s are 54, it is also 3. Therefore, we can say that Tn plus 1/Tn is equal to 3, that is a common ratio, R. Constant है, ये कांस्टेंट है ऐसा इंप्लाई होता है। Tn plus 1/Tn, ये R की वैल्यू कांस्टेंट है and R is nothing but equal to 3 and here A is equal to 2. Therefore, given sequence is a GP. ये GP है। और अब हम पूछा है कि अगर ये GP है तो उसका nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ Tn is equal to फॉर्मूला है A into R raised to n minus 1. Therefore, Tn is equal to आएगा, A की वैल्यू है 2 into 3 raised to n minus 1. तो इसको हम 2 into 3 raised to n minus 1 ऐसा लिखेंगे। This is nothing but nth term. ये हो गई आपकी nth टर्म। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो नेक्स्ट सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड वन इज 1 minus 5, 25 minus 125 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -5/1 किया तो -5 आएगा, 25/-5 किया तो ये भी -5 आएगा, -125/25 किया तो ये भी -5 आएगा। Therefore, we can say that R is nothing but equal to Tn plus 1/Tn, और इसकी वैल्यू आई है -5 which is constant. ये कैसी है? कांस्टेंट है। Therefore, we can say that, therefore, given sequence is GP with A is equal to 1 and R is equal to -5. So therefore Tn is equal to आएगा, Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Therefore Tn is equal to आएगा -5 raised to n minus 1, क्योंकि A की वैल्यू है 1, जो नहीं लिखे तो भी चलेगा, R की वैल्यू -5, इसका पावर n minus 1। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें √5 1/√5 1/5 into √5 1/25 into √5 and so on। यहां पे पहले हम करते हैं 1/√5 upon √5, that is nothing but 1/5। 1/√5 into √5 होगा तो 1/5, फिर 1/5 upon 1/√5, यहाँ पे √5 कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/5। वैसे ही 1/25 इसको अगर डिवाइड किया हमने 1/5 ने तो ये भी आएगा 1/5। तो therefore we can say that R is equal to Tn plus 1/Tn, that is nothing but 1/5 which is constant। तीनों का रेशियो सेम आया है, ये कांस्टेंट हो गया। therefore we can say that, therefore given sequence is an AP, is a GP with A की वैल्यू क्या है? √5 और R की वैल्यू है 1/5। R की वैल्यू 1/5। तो therefore Tn is equal to A into R raised to n minus 1
तो Tn इज इक्वल टू आएगा a यानी √5 इंटू 1/5 इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो Tn इज इक्वल टू आएगा √5/5 दिस इज नथिंग बट nth टर्म ऑफ दिस GP। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी GP हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वन नंबर 4 दिया है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहां पे लिखेंगे 4/3 इज नॉट इक्वल टू 5/4 इज नॉट इक्वल टू 6/5। ये कोई भी रेशियो सेम नहीं आता, देयरफॉर यू कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज नॉट GP। ये GP नहीं है, और अगर GP नहीं है तो इसकी nth टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ये भी 14/7 2 आएगा और 21/14 ये 3/2 आएगा, यानी ये भी कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा, तो यहां पे भी लिख सकते हैं हम इट इज नॉट GP। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फिफ्थ वन, ये भी GP नहीं है क्योंकि इनका भी कॉमन रेशियो जो है वो सेम नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर दिस गिवन सीक्वेंस 1 - 3/2 9/4 - 27/8 इज अ GP। इफ इट इज GP देन फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। जो nth टर्म फाइंड आउट करना था उसकी जगह पे नाइन्थ टर्म फाइंड करनी। तो हम पहले यहां पे गिवन सीक्वेंस लिखेंगे, गिवन दैट गिवन सीक्वेंस क्या है, देखिए गिवन सीक्वेंस इज 1, -3/2, -9/4, -27/8 एंड सो ऑन। तो हम पहले T2/T1 निकालते हैं, T2/T1 यानी -3/2/1, ये -3/2 आ गया। T3/T2 निकालेंगे, दैट इज 9/4 -3/2, तो ये 9/4 इंटू -2/3, तो ये भी है 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज -3/2। और T4/T3 अगर निकालते हैं तो 27 -27/8/9/4। देखिए आपका जो नोट्स में क्वेश्चन है इसमें ये वाली टर्म थोड़ी सी गलत हुई है, यहां पे करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में याद लिखते समय, दैट इज -27/8 इंटू 4/9, दैट इज ऑल्सो -3/2। यानी यहां इस पर से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर Tn+1/Tn is nothing but equal to -3/2, that is R is equal to -3/2, which is constant, और ये अगर constant है तो therefore we can say that given sequence is GP, और इसमें with A की जो वैल्यू है 1 है और R की जो वैल्यू है -3/2 है। अब हमें इसकी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना है। नाउ Tn का जो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A इंटू R⁻n−1, तो Tn इज इक्वल टू आएगा A की वैल्यू 1 इंटू -3/2n−1, तो T9 जो है वो आएगा -3/2 इज 8। अब आपको अगर ये सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं या इसको ऐसा ही रखिए। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो -3 का रेज़-टू-8 निकालना है, तो अब नेगेटिव टर्म्स का इवन पावर तो पॉजिटिव होगा, यानी ये होगा 9/4/4 2/8 यानी 256 आएगा। 9 का रेज़-टू-4 यानी 9 का स्क्वायर रहेगा 27 का स्क्वायर, 27 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9 का रेज़-टू-4, 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर अपॉन 256, 81 का स्क्वायर आएगा 16
और 6561/256। इसको ऐसा भी रखा तो चलता है, T9 इज इक्वल टू -3/2 होल रेज टू 8, या इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 6561 डिवाइडेड बाय 256, दैट इज नथिंग बट द 9th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। आज हमने जो भी सीखा है उसके नोट्स पूरे अच्छे से निकाल के सब थ्योरी पॉइंट अच्छे से पढ़ो, फिर हम आगे के लेक्चर में इसका नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।